हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, वैसे तो मेन फोकस हमारे पास न्यूमेरिकल की तरफ ही रहेगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसके नेक्स्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे पास, चाहे वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, जितने भी चैप्टर्स होंगे वो पार्टनरशिप पे ही डिपेंडेंट होंगे, उसी से रिलेटेड है हमारे पास। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। तो बच्चे, ये पार्टनरशिप होती क्या है बेसिकली? ठीक है, पार्टनरशिप होती है जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो मिलके किसी भी बिजनेस में जिसका गोल जो होगा एक ही होगा, और दो पार्टनर या दो से ज़्यादा पार्टनर जो मिलके काम करेंगे उनका भी सिमिलर गोल ही रहेगा। ठीक है, वो एग्री करते हैं उस बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, गिवन रेशो पे प्री डिसाइडेड होगी कि हम इस रेशो पे काम करेंगे। रेशो समझते हो कि उनका हिस्सा कितना रहेगा हमारे पास, जैसे 2:3, 3:2, 1:1, जो भी चीज़ होगी हमारे पास। ठीक है, तो उसमें हमारे पास पार्टनरशिप कैसे होती है? पार्टनरशिप हमारे पास दो तरह से होगी, या तो ओरल होती है या तो रिटर्न होती है। ठीक है, एक तो होती है कि चलो यार स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कर लिया मिलके, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं करा, कुछ नहीं, दोस्ती के सहारे कि हाँ जी ये मेरा फ्रेंड है, कर लेते हैं बिजनेस। और दूसरा होता है रिटर्न में प्रॉपर वे में डिटेल बनी होती है, डीड बनी होती है। ठीक है, तो जो रिटर्न में होगा उसमें पार्टनरशिप डीड होती है एक। और ओरल और रिटर्न में जो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस ये चीज़ होता है, मतलब वैसे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ हमारे पास एविडेंस के टाइम पे काम होती है। मान लो कोई ओरल पार्टनरशिप करके लास्ट में अगर फर्म को प्रॉफिट, वो लास्ट में मना कर देता है कि भाई मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो उसमें उस चीज़ को क्या होएगा, लॉस हो जाएगा दूसरे पार्टनर को। तो हमें ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ में रहेगा? रिटर्न करने में, यानी जिसमें पार्टनरशिप डीड हो। इसमें कुछ बेसिक से टर्म्स भी पढ़े हैं हम कि यहाँ पे पार्टनर कौन होते हैं। ठीक है, फर्म क्या होती है, फर्म का नेम क्या होता है, डीड क्या बनेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती क्या है हमारे पास। ठीक है, और पार्टनरशिप में किस तरह से एंटर करेंगे, वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप डिफाइन कर रखी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। तो इसमें बोल रखा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें एक चीज़ भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे, कि पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है हमारे पास पार्टनर्स का ही रहता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होती है कि हर एक पार्टनर इन्वॉल्व होकर उस चीज़ में बोलता रहता है कि हाँ जी ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, ये पार्टनर के वेलफेयर के लिए हो रही है, यानी पार्टनर से किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं हो रहा। सबको उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, या उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट कर रखा है उनके अकॉर्डिंग उनको पे कर रखा है। या सारे नहीं इन्वॉल्व होते उसमें, तो सिर्फ एक पार्टनर भी उनके बिहाफ पे एक्ट कर सकता है कि हाँ जी ये चीज़ जो चल रही है हमारे पास बिजनेस में, ये बिल्कुल ठीक चल रही है या गलत चल रही है, इसको हमें इस तरह से करना चाहिए। और एक और चीज़ बच्चे, हम पार्टनरशिप में जो भी चीज़ करेंगे हर एक पार्टनर को उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बिना किसी पार्टनर को कुछ चीज़ बताए हम उसमें एडिशन नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ आ गई हमारे पास कि पार्टनर कौन होता है। तो पार्टनर कौन होगा हमारे पास? द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ पर्सन। ठीक है, जब एक पर्सन दूसरे इंडिविजुअल पर्सन के साथ मिल के कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? पार्टनर। और जब मिल के काम करेंगे तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप। ठीक है, तो दो मिलके फ्रेंडशिप बनती है, वैसे दो पार्टनर मिलके हमारे पास पार्टनरशिप बन जाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ बताता हूँ हमारे पास कि जो हमारे पास कंपनी एक्ट था, कंपनी एक्ट जो है हमारे पास, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो रहेंगे हमारे पास वो था 100% जो थे इसमें एंटर थे। लेकिन 2014 में ये कम करके हमारे पास 50% रह गया। ठीक है, तो मैक्सिमम पर्सन जो रहेगा हमारे पास पार्टनरशिप में वो कितने रहेंगे हमारे पास? 50 रहेंगे। आपको एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाता है हमारे पास कि कंपनी एक्ट 2013 रूल 2014 के अकॉर्डिंग हमारे पास रूल 10 में क्या चीज़ मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि उसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर जो होगा पार्टनर्स का वो 50 रहेगा। या इसी तरह से भी पूछ सकते हैं आपसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनस कितने होते हैं पार्टनरशिप में, तो आप उसको डिफाइन कर देना। अगर आप 100 लिखते हो तो कंपनी एक्ट 2013 उसमें मेंशन करना,
और अगर आप 2014 के अकॉर्डिंग लिखते हो तो उसमें मैक्स जो अगर उसमें मेंशन होगा क्वेश्चन में 2014 तो 50 ही लिखोगे आप, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट आंसर जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है वो 50 ही है। उसके बाद बच्चा फर्म क्या होती है। एक चीज़ और याद रखना, जब बच्चा हम बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो उसमें एक बिजनेस वर्ड जो होता है वो हम यूज़ नहीं करते, उसमें हम फर्म का नेम को यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे कि हम बोलते हैं कि बड़े सारे पर्सन मिलके कंपनी बना देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल एग्जांपल है रिलायंस कंपनी, ठीक है। तो उसमें शेयर होल्डर्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है, मेंबर्स मिलेंगे, बड़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जब पार्टनरशिप में कोई बिजनेस होता है, डीड के अकॉर्डिंग जब होती है हमारे पास, तो वो चीज़ क्या होती है, उस बिजनेस को हम फर्म का नाम देंगे। यानी कि जो पार्टनर्स मिल के कोई भी काम करेंगे उसको बोलेंगे हम फर्म। कोलेक्टिवली ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड अ फर्म। यानी इस चीज़ को सारा कलेक्ट करने के बाद हमारे पास फर्म बनती है। और जो हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, उसको हम फर्म के नेम से जानते हैं। जैसे कि हमने XYZ बिजनेस स्टार्ट करा तो हम बोलेंगे कि XYZ फर्म है, ठीक है। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। इसमें मैंने एक और चीज़ बात करी थी डीड की, कि ये डीड क्या होती है। तो मैंने पहले बता दिया कि जो पार्टनरशिप होगी हमारे पास दो तरह से करते हैं हम। पार्टनरशिप जो होगी वो दो तरह से करते हैं जनरली। क्या करेंगे, या तो हम क्या कर लेते हैं पार्टनरशिप ओरल करते हैं या फिर रिटर्न करते हैं, ठीक है। अगर ओरल करते हैं तो उसमें कोई डीड नहीं होती, ठीक है, इसमें कोई चीज़ नहीं होता। बस ये चीज़ होती है हमारे पास कि बस कर लिया हमने काम स्टार्ट, बस ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा इसमें। और इस केस में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं रहता। इन फ्यूचर आपको कोई निकाल देता है कंपनी से, ठीक है, तो उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते ओरल में। और रिटर्न में क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर डीड होती है जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास प्रॉपर एविडेंस होता है। अगर आपका किसी भी तरह से मिसबिहेव समझ रहे हो कि आपको प्रॉपर शेयर नहीं मिल रहा उस चीज़ में, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जी फर्म को इतना प्रॉफिट हुआ और मुझे मेरा हिस्सा दे नहीं रही ये चीज़। अब डीड में हमारे पास पार्टनरशिप डीड में बच्चा क्या क्या मेंशन होता है। हर एक छोटी सी छोटी डिटेल जो होती है वो पार्टनरशिप डिटेल में मेंशन होती है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में। अब इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है बच्चे, फर्म का नाम, फर्म नेम, ठीक है, पूरा डिस्क्राइब किया होता है कि फर्म नेम क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास पर्सन्स, पार्टनर्स कितने हैं उनके बारे में डिटेल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्टनर्स के बाद आ जाती है हमारे पास उसमें फर्म की डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि फर्म क्या है हमारे पास, एड्रेस क्या है, सेम पार्टनर्स कौन कौन से पार्टनर हैं, कौन कौन सी डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं वो, ठीक है। आपका बिजनेस कौन सा है, ठीक है, प्लेस कौन सा है बिजनेस का, ठीक है, कहाँ आप बिजनेस कर रहे हो। हर एक पार्टनर का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। ये चीज़ तो आप समझते हो, +2 में आपका मीनिंग पढ़ रखा है कि कैपिटल होती क्या है। जितना अमाउंट हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। तो पार्टनर ने जितना जितना अमाउंट लगाया तो वो चीज़ हो जाएगी कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फर्म, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा उनका, क्योंकि फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी निकाल सकते हैं गुड्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, ठीक है, ये चीज़ भी होएगा हमारे पास। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी अगर कोई वर्किंग पार्टनर रहेगा तो उसको कमीशन कितना मिलेगा, ठीक है। कमीशन में लिख लेना या इसमें रेमुनरेशन लिख लेना, जितना भी चीज़ आ जाएगी हमारे पास कि कितना रेमुनरेशन मिल रहा है उसे, ठीक है। गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगा, ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स आ जाएगा, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कि एसेट्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आ जाएगा कि अकाउंट्स को प्रॉपर सेटल करना है। अकाउंटिंग पीरियड आ जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड बच्चा कितने तरह का होता है, मैंने ये चीज़ बताई थी कि जनरली अकाउंटिंग पीरियड 3 तरह का होता है हमारे पास, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर और एक अकाउंटिंग ईयर होता है हमारे पास, ठीक है। ये टाइम पीरियड 1 साल का होता है, 12 महीने का होता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रहता है। फाइनेंशियल जो है हमारे पास 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक रहता है। और अकाउंटिंग ईयर जनरली बोल देते हैं कि वो फाइनेंशियल ईयर की तरह होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे पास हर एक बिज़नेस जो का 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होएगा, तो वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। मान लो कि हमारे पास कोई बिज़नेस अप्रैल की जगह मई में स्टार्ट होता है, ठीक है, तो मई से लेके 12 महीने कंप्लीट कर लो 30 अप्रैल तक का,
ठीक है, ये इसका अकाउंटिंग ईयर होगा पूरा 12 महीने कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद इसमें मेंशन होता है डीड में राइट्स और ड्यूटीज़ और पार्टनर कि किसकी कितनी ड्यूटीज़ है। जनरली जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा होता है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी लाइबिलिटीज़ होती है। अगर इक्वल होता तो इक्वल रहेगा, रेशियोज में होगा तो उनकी लाइबिलिटी भी उतनी ही रहेगी हमारे पास। उसके बाद होता है कि पार्टनरशिप कितने साल के लिए कर रखी है, अपना ड्यूरेशन कितनी है हमारे पास, कुछ कंडीशंस के किस तरह से हम डिसोल्यूट कर सकते हैं हमारे पास, क्या प्रोविज़न रहेगा हमारे पास, पार्टनर्स की डेथ पे क्या रहेगा। ठीक है, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रहेगा हमारे पास। तो ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं हमारे पास। ठीक है, अब बच्चे मेन चीज़ होता है कि हमारे पास पार्टनरशिप में एक और चीज़ आती है कि पार्टनरशिप में हमारे पास राइट क्या होते हैं पार्टनर्स को। ठीक है, तो पार्टनर्स को राइट क्या रहेंगे, इसको वैसे ही कर लेना, ज़्यादा मतलब रिटर्न में करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को कि हर एक पार्टनर को हमारे पास राइट होता है वोटिंग का। ठीक है, वो हर एक मीटिंग अटेंड कर सकता है। ठीक है, बिना उसके बताए कुछ चीज़ नहीं कर सकता, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई भी पार्टनर कंपनी से के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मांग सकता है क्योंकि उसका उसमें हिस्सा होता है। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो एग्रीड रेशो पे मेंशन होता है। ठीक है, अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मेंशन होता हमारे पास, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है उस केस में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें एट द रेट ऑफ 6% पे करना होता है। ठीक है, उसमें नए पार्टनर को हम एडमिट नहीं कर सकते। माइनर जो होगा हमारे पास कोई पार्टनर नहीं होता। ठीक है, केस अलग दे रखा है, एक्सेप्शंस होती हैं, माइनर को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में बताऊंगा कि कौन सी सेक्शन में आता है। अदरवाइज माइनर को हम ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अगर कोई पार्टनर किसी के बिहाफ पे पेमेंट कर देता है तो बाद में वो चीज़ किसी के बिहाफ नहीं, सॉरी, फर्म के बिहाफ पे अगर पेमेंट करता है तो बाद में वो उस चीज़ को रिडीम करा लेता है, वापस ले लेता है उस पेमेंट को। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको कि प्रोविज़न क्या रहेंगे हमारे पास अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड जो होती है वो साइलेंट रहती है। वो हमारे पास न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज़ को हम, प्रोविज़न अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in the absence of पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होती है तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। तो इसमें बच्चे दो चीज़ें ध्यान रखना कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड जो होगी हमारे पास वो अगर साइलेंट होती है या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है तो हमें सर दो ही चीज़ें मिलती हैं मेन। ठीक है, पहली चीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्ज होगा वो एट द रेट ऑफ 6% चार्ज होता है, और दूसरा हमारे पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, चाहे कॉन्ट्रीब्यूशन जितना मर्जी होगा उनका। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो जैसे इसमें हमारे पास 5 या 6 पॉइंट दे रखे होते हैं तो वो लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आएगा बच्चे हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने अभी बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, 1:1 रहेगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1 हो जाएगा, 4 हैं तो 1:1:1 हो जाएगा, 1:1:1:1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलता। मैंने बता दिया पहले ही कि हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें मिलेंगी, पहला तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, और दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास एट द रेट ऑफ 6% चार्ज होगा, बाकी कुछ नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला बच्चे हमारे पास तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमारे पास नहीं आएगा। एक चीज़ चलती है बच्चे हमारे पास कोई रेमुनरेशन यानी सैलरी कमीशन एट्सेट्रा। ठीक है, सैलरी कमीशन रेमुनरेशंस, तो ये चीज़ भी यहाँ पे नहीं मिलती। एक चीज़ आती है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैंने 2 बार बता दी। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ कितना चार्ज करेंगे हम यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट में एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। और एक और चीज़ आती है हमारे पास एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो ये भी हमारे पास क्या चीज़ होती है, हम एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर भी हम नहीं कर सकते इस चीज़ में। ये पॉइंट याद रखना, इससे रिलेटेड हमारे पास जो बेसिक से न्यूमेरिकल्स आएंगे वो काम आ जाएंगे हमारे पास, वो सॉल्व हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारे पास इसमें लाइबिलिटीज़ क्या रहती हैं पार्टनर्स की। ठीक है, वो चीज़ कर लेते हैं।
तो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या रहती है हमारे पास, कि जितना उनका शेयर होगा, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। इसमें एक वर्ड भी लिख सकते हो बच्चे हमारे पास, एल LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी एक वर्ड यूज़ होता है, कि जिसमें हर एक पार्टनर की लायबिलिटी जो होती है हमारे पास लिमिटेड होती है, ठीक है। और एक जितना वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, अगर उनकी शेयरिंग रेशो वो चीज़ होती है जैसे 1:1 है, या गिवन रेशो होती है हमारे पास, अगर एब्सेंस नहीं होता तब तो जो लॉस होगा उनको इक्वल ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसमें, लेकिन मेंशन होती है उसमें तो उस रेशो के अकॉर्डिंग उन्हें लॉस भी बियर करना पड़ता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न दे रखे हैं बच्चे हमारे पास। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पीछे वो रखा था आपको, कि जो माइनर होगा, माइनर को हम ऐड नहीं करते पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर। तो ये इसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न दे रखे हैं, जिसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न किसके अकॉर्डिंग बच्चे, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, शिफ्ट एक्ट कौन सा है, 1932 के अकॉर्डिंग। 1932 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है। तो पहला पॉइंट बचे, पहला पॉइंट हमारे पास सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग बोल रखा है, ठीक है, कि हम माइनर को ऐड कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। माइनर मे बी एडमिटेड, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें हमारे पास बेनिफिट होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म को, अदरवाइज हम ऐड नहीं करेंगे उसके। पार्टनर एग्री होने चाहिए और बेनिफिट भी होना चाहिए पार्टनरशिप में। दूसरा, किसी और पर्सन को भी हम पार्टनरशिप फर्म में ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ मैंने पहले पढ़ी थी यहाँ पे कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एब्सेंस होता है तो उसमें ऐड नहीं करते, लेकिन हम किसी और पार्टनर को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें वही चीज़ होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो एग्री होना चाहिए, और जो उनकी डीड में लिख रखा होगा उनके उस पर वो न्यू पार्टनर जो होगा वो एग्री करना चाहिए। वो सेक्शन 31 में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कर सकते हो इसमें आप, ऑफ न्यू पार्टनर। एक पॉइंट चलता है बच्चे हमारे पास सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन 32 हमारे पास क्या बोलता है कि हमारे पास जो पार्टनर होता है वो रिटायरमेंट ले सकता है अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बता के, ठीक है। कंसेंट कर सकता है ऑल पार्टनर्स को कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं अब इस फर्म में कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिटायरमेंट ले सकता है। या दूसरी चीज़ वो चीज़ होगी कि उनकी डीड ही ख़त्म होने वाली होगी, ठीक है। तो उस चीज़ पे वो डीड के ख़त्म होने के बाद उसमें कंटिन्यू नहीं करेगा, बोल देगा कि हाँ जी मुझे नेक्स्ट में कंटिन्यू नहीं करना है, मैं उस चीज़ में रिटायरमेंट ले रहा हूँ। एक पॉइंट आता है बच्चे हमारे पास सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना 32 के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक है, कंसेंट टू ऑल पार्टनर्स कन्वे करके उनको, ठीक है। 69 में बोल देते हैं एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो 69 में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, कि रजिस्ट्रेशन कराना पार्टनरशिप फर्म की ज़रूरी है कि नहीं है। ये बच्चे ऑप्शनल होती है, इच्छा है आपकी, कराना तो करा लो, नहीं करानी तो कंपलसरी नहीं होती है, ठीक है। फिफ्थ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे हमारे पास सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सेक्शन 35 क्या बोलती है हमारे पास, कि जो भी हमारे पास एग्रीड पर्सन्स होते हैं, ठीक है, तो वो डिसोल्यूट कब होगा हमारे पास, ठीक है, या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कब मानी जाएगी हमारे पास, ठीक है। अगर सिर्फ दो पार्टनर होंगे हमारे पास, एक पार्टनर हमारे पास मर गया तो हमारे पास फर्म को डिसोल्यूशन फर्म बोल देंगे हम, ठीक है। अगर पार्टनर ये एक चीज़ एग्री करते हैं कि पार्टनरशिप डेट में सिर्फ दो ही पर्सन होते हैं और उसमें से एक मर जाता है तो पार्टनरशिप डेट हमारे पास कैंसिल हो जाती है, नॉर्मल सी चीज़। और अगर हमारे पास पार्टनर ज़्यादा होते हैं तो उस चीज़ में हमारे पास पार्टनरशिप फर्म जो होती है डिसोल्यूट नहीं होती। इसमें एक वर्ड चीज़ लिख सकते हो कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन द पार्टनरशिप डेट अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। अगर दो ही होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हो जाएगी, और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास नहीं होती है उस चीज़ में, ठीक है। अब हमारे पास मेन चीज़ चलती है बच्चे,
अभी नॉर्मल सी चीज़ें आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो बुक में हमारे पास इनसे रिलेटेड ही कुछ बेसिक सी चीज़ें आएंगी कि हमारे पास कोई XYZ पार्टनर हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कितनी मिलेगी, या एक पार्टनर ने कॉन्ट्रीब्यूट ज़्यादा कर रखा है तो वो बोल रहा है कि मुझे 6% के अकॉर्डिंग, सॉरी उसकी रेशियो 3% मिलनी चाहिए या 3:2 में। जैसे कि एक पार्टनर ने हमारे पास कंट्रीब्यूट करा सिर्फ 1 लाख और दूसरे पार्टनर ने कंट्रीब्यूट करा, बी ने मेरे पास 3 लाख रुपया। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड चल रही है, ठीक है, और बी बोल रहा है कि मुझे रेशियो कैपिटल के अकॉर्डिंग 1:3 बनती है इनकी रेशियो, तो मुझे 1:3 में मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में मिलेगा बच्चे की नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ पढ़ रखी है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो हमारे पास इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा हमारे पास, 1:1 रहेगा, ना कि उनके बोलने पर। सेम चीज़ बच्चे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मांग सकता एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद फर्म चार्ज नहीं कर सकती, ठीक है, कोई सैलरी नहीं मांग सकता। जैसे एक वर्किंग पार्टनर होता है हमारे पास और दूसरे जो हमारे पास हिडन में होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर भी बोल देते हैं कईयों को हमारे पास, तो उसमें क्या होता है कि जो इन्वॉल्व नहीं होता फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा जो डेली आ रहा है और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो जो डेली आ रहा है जिसको वर्किंग पार्टनर बोलेंगे हम या एक्टिव पार्टनर बोलेंगे, वो सैलरी की डिमांड करेगा तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई बोलता है कि हमारे पास 12% इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई पार्टनर ही फॉर्म को लोन दे रहा है तो बोलेगा कि 12% के अकॉर्डिंग ये चीज़ मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा, उसे 6% के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, और नए पार्टनर को हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। ये चीज़ भी हमने इसमें मैंशन कर ली, ठीक है। अब एक चीज़ हमारे पास सबसे मेन चीज़ चलती है बच्चे, इसमें एक अकाउंट बनता है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो उसमें क्या चीज़ें होंगी, जो ये चीज़ पढ़ी हमने सारी की सारी उसी से रिलेटेड आएंगी। उससे पहले कुछ जनरल एंट्रीज आएंगी हमारे पास कि किस तरह से करना है हमने, किस तरह से नहीं करना कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो नॉर्मल सी ही रहती है हमारे पास कि रेंट पे जो जनरल एंट्रीज आपने पहले कर रखी हैं वो सारी की सारी उसी से रिलेटेड चलेंगी हमारे पास। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, 2-3 एंट्रीज एक्स्ट्रा आ जाएंगी कि जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं, गुड्स लेके आते हैं, जो पार्टनरशिप बनती है तो फॉर्म के बिहाफ पे क्या एंट्रीज होंगी हमारे पास, ठीक है, और नॉर्मल एंट्रीज क्या रहेंगी उस चीज़ में। आज सर बेसिक सा इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी करेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि होता कैसे बच्चे ये चीज़। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बच्चे, तो वही चीज़ रूल क्या रहते हैं हमारे पास, डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सिर्फ टेंटेटिव सा बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर वे में बताऊँगा आपको। फॉर द ईयर एंडेड क्या क्या दे रखा होता है यहाँ पे हमारे पास, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जो हमारे पास ये कब बनता है बेसिकली बच्चे, हमारे पास हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रखी थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हमारे पास फाइनल अकाउंट में, जब किसी फर्म वगैरह का बनाते हैं तो हमारे पास ट्रायल दे रखा होता है, ट्रायल से हम ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बच्चे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट बनेगी। तो उसका जो हमारे पास अगर प्रॉफिट होगा तो P&L का जो प्रॉफिट होगा हमारे पास, जो लास्ट में 2NP करके बचेगा वो क्रॉस करके इधर आ जाएगा। और अगर हमारे पास लॉस होता है बाय NP करके तो यहाँ पे भी 2 करके क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट प्रॉफिट करके आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन करके, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन और लॉस होगा तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके आ जाएगा। उसके बाद जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड में और जितनी भी इनकम्स होंगी वो हमारे पास क्रेडिट साइड में आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें क्या क्या चीज़ होगी हमारे पास, जो पेमेंट करेंगे तो फर्म के बिहाफ पे करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, ठीक है, फर्म के पास से टू सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन कोई भी चला जाएगा हमारे पास यहाँ से, ठीक है। और हमारे पास इस साइड में हमारे पास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होएगी उसके लिए, फॉर्म के लिए। और एक यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, ठीक है। जनरली यही चीज़ें चलती हैं, एक रिजर्व भी होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। बस अगर हमारे पास इस साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो इस साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स होंगे हमारे पास। और अगर लॉस होता है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू जितने भी पार्टनर होंगे ABC, उनकी गिवन रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टोटल अमाउंट को, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, ये फॉर्मेट फिर से बताऊंगा मैं आपको ढंग से, ठीक है। ये मैंने सिर्फ टेंटेटिव से बता दिया ताकि आपके माइंड में ये चीज़ रहे कि हम किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे आगे फर्दर के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।